स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी डेट जारी कर दी है 15 दिसंबर से। इसी बीच आईटीआई के पेपर का भी टाइम टेबल आ चुका है, सीआईटीएस का भी टाइम टेबल आ चुका है, एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने एग्जाम की डेट लगातार जारी कर रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि इसरो का भी जो एग्जामिनेशन है वो इसरो के एग्जाम नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की उम्मीद है। इसरो में कई सारे ब्रांचेस में आप लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं। जैसे इसरो बेंगलोर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 पेपर अप्लाई कर रखे हैं आप लोगों ने, बीएसएससी में अप्लाई कर रखे हैं। उसके साथ साथ सैक अहमदाबाद का हो गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर का हो गया। तो कई सारे इसरो के पेपर आपके आने वाले हैं। इसरो के अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये थ्योरी और प्लस डब्ल्यूसीएस पूछते हैं। थ्योरी और डब्ल्यूसीएस में बेसिकली 60% क्वेश्चन रिपीटेड पूछते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से और 40% क्वेश्चन ही नए होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करते जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो इसी को देखते हुए हम आज से स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक, जिसमें कि हम हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को इसरो को डिस्कस करेंगे डिटेल में, विद ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज का जो पेपर है हमारा ये बीएसएससी का है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का है, बुकलेट सीरीज ए है। और एग्जाम डेट की बात की जाए तो 25/9/2016 का ये पेपर हम आज लेने वाले, ठीक। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है और 4 मार्क के क्वेश्चन, टोटल 320 मार्क के क्वेश्चन है। तो बात की जाए पहले क्वेश्चन की, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरों के स्टील रूल का पाठन यथार्थता होती है, मींस एक्यूरेसी, रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ एन इंजीनियर्स स्टील रूल। स्टील रूल की एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm, 0.1 mm, 0.5 mm, 0.01 mm। तो आपको क्लियर होना चाहिए स्टील रूल की एक्यूरेसी कितनी होती है, लीस्ट काउंट कितना होता है। तो मेट्रिक में होता है 0.5 mm स्टील रूल का लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी होती है। यदि बात की जाए ब्रिटिश में इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो ब्रिटिश में 1/64 इंच इसका लिस्ट काउंट होता है। स्टील रूल किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील के स्टील रूल बनाए जाते हैं। इसके बाद हम क्रोम फिनिश उसमें कर देते हैं उसकी शाइनिंग को थोड़ा कम करने के लिए, जिससे रीडिंग लेते समय ग्रेजुएशन हमें प्रॉपर दिखाई दे सके, लाइट रिफ्लेक्ट ना करे। तो ये कुछ हैं कॉमन क्वेश्चन जो और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टील रूल किस प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो एक प्रकार का डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मींस कह सकते हैं एक प्रत्यक्ष और रेखीय मापन उपकरण होता है, ठीक है। साधारण उपकरण है ये, बेसिकली प्रिसीजन में नहीं आता है। तो साधारण प्रत्यक्ष रेखीय मापन उपकरण होता है, डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये आता है। लिस्ट काउंट 0.5 या 1/64 इंच इसका होता है, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, साधारण वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है, लिस्ट काउंट ऑफ ए कॉमन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1, 0.02, 0.01, 0.05। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि साधारण वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसमें 49 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू होती है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के उसे हम कहते हैं साधारण वर्नियर कैलिपर। और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है मेट्रिक में। ब्रिटिश में बात की जाए तो 0.001 इंच इसका ब्रिटिश में लिस्ट काउंट हो जाता है। कुछ जो अदर वर्नियर कैलिपर होते हैं जिसमें अगर दिया गया है 9 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बराबर है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, तो इसका लिस्ट काउंट 1/10 बराबर हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा, ठीक। अगर 9 mm ना दे करके कहा गया है 19 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो इसका लिस्ट काउंट 1/20 मींस 0.05 mm हो जाता है। ये कुछ दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरा पूछा जाता है, अगर 39 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 40 वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका लिस्ट काउंट बेसिकली हो जाता है 1/40 इक्वल टू आ जाएगा 0.025 mm। तो आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं से बेसिकली क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चूज ये ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ लार्जर डायामीटर। बड़े व्यास के बहुछिद्र प्रवेधन ड्रिलिंग के लिए एक प्रवेधन मशीन का चुनाव करें। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, अगर हमें बड़े डायमीटर का होल करना है तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर प्रयोग की जाती है कौन सी, ऑप्शन दिया गया सेंसिटिव
पिलर, कॉलम और रेडियल। कौन सी ड्रिलिंग मशीन हो जाएगी? तो क्लियर होना चाहिए, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्य प्रभेदन मशीन। इसका प्रयोग किया जाता है लार्जर डायमीटर के होल को करने के लिए। अब इसकी विशेषता क्या होती है? बेसिकली जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है ये काफी ज्यादा हैवी वर्क के लिए और हैवी के साथ साथ फिनिशिंग वर्क के लिए प्रयोग की जाती है, परिशुद्ध कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। पूछा जाता है ड्रिलिंग मशीन का, हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का साइज कैसे लेते हैं? तो इसका साइज इसके रेडियल आर्म के द्वारा लिया जाता है। इसे किसी भी दिशा में घुमाकर 360 दिशा में घुमाकर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। इस मशीन की विशेषता होती है कि हम जाप को एक बार फिक्स कर देते हैं और डिफरेंट पोजीशन में हम रेडियल आर्म को घुमा करके ड्रिलिंग करते रहते हैं। मान लीजिए एक होल यहाँ करना, एक यहाँ करना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो हमें बार बार जॉब की सेटिंग को चेंज नहीं करना होता है। हम रेडियल आर्म ड्रिल की पोजीशन को बार बार चेंज करके विभिन्न स्थितियों में ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर ऑप्शन की बात की जाए, जो पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है, इसके द्वारा बेसिकली छोटे कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। 25 mm तक के होल को करने के लिए पिलर ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया? लोहे के ऐश के प्रगलन से किसकी प्राप्ति की जाती है? बाय स्मेल्टिंग आयरन वी गेट। जब हम आयरन की स्मेल्टिंग करते हैं भट्टी में तो किसकी प्राप्ति होती है? कौन सा लोहा प्राप्त होता है? तो स्मेल्टिंग के द्वारा हमें प्राप्त होता है पिग आयरन। क्या प्राप्त होता है? पिग आयरन, जिसे हिंदी में कहा जाता है कच्चा लोहा। तो लोहे के प्रगलन द्वारा, स्मेल्टिंग द्वारा प्राप्त होता है। अब पिग आयरन को प्राप्त करने के लिए लोहे की स्मेल्टिंग के लिए कौन सी फर्नेस प्रयोग की जाती है? तो आपको क्लियर होना चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है पिग आयरन को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार अगर पूछा जाता है कास्ट आयरन को किस भट्टी में बनाया जाता है? तो क्यूपोला फर्नेस में कास्ट आयरन को बनाया जाता है। पिटवा लोहा या राट आयरन को किस में बनाया जाता है? तो इसके लिए पुडलिंग भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंट 2 से 4% तक होती है। पिग आयरन सबसे इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, सबसे अशुद्ध लोहा होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम 0.02 से 0.03 के बीच होती है। सबसे शुद्ध लोहा रॉट आयरन को ही माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। मृदुलता प्राप्त करने, मशीनी योग्यता में उन्नता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा ऋण आमाप का परिष्कार करने के लिए उपयुक्त इस्पात के उष्मा उपचार को क्या कहते हैं? द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इंप्रूव मशीनबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज इज कॉल्ड। तो 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमें सॉफ्टनेस को बढ़ाना है, मशीनबिलिटी को इंप्रूव करना है, डक्टिलिटी को इंक्रीज करना है, स्ट्रेस को रिलीव करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? अनीलिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग, हार्डनिंग। तो आपको क्लियर होना चाहिए, टेम्परिंग, हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग इन सब में सारी प्रोसेस नहीं होती। बेसिकली हमें कंफ्यूजन कब होता है? जब दिया जाता है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग दिया नहीं गया, तो हम किसके तरफ जाएंगे? एनीलिंग के तरफ सीधे हम चले जाएंगे। और वैसे भी यहाँ दिया गया सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए, तो जहां कहीं भी दिया जाता है कि सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए और मशीनबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? तो वहां पर एनीलिंग प्रोसेस की जाती है। आपको क्लियर होना चाहिए हार्डनिंग प्रोसेस की कब की जाती है? हार्डनिंग क्या होती है बेसिकली? तो हार्डनिंग हम धातु को कठोर बनाने के लिए करते हैं, जिसमें हम मेटल को उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करके पानी या तेल में क्या करते हैं? उसको ठंडा करते हैं, जिससे कि क्या होता है? धातु कठोर हो जाता है। अब कठोर होने के साथ साथ, हार्डनेस बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ ब्रिटलनेस आ जाती है। तो इस ब्रिटलनेस के गुण को दूर करने के लिए क्या की जाती है? तो वहां पर टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें हम बेसिकली मेटल को 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद पानी में धीरे से उसको हम ठंडा करते हैं। यहाँ पर क्या होती है? कठोर धातु की भंगुरता कम हो जाती है, उसके साथ साथ उसकी जो टफनेस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एनीलिंग प्रक्रिया कब की जाती है? तो एनीलिंग को भी 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करके ठंडा करते हैं हम किसमें? भट्टी में। आप पूछा जाता है एनीलिंग करते समय हम किसमें ठंडा करते हैं? तो फर्नेस को स्विच ऑफ करके उसी में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर राख हो गया, चूना हो गया, इसमें हम दबा करके उपले से ढक करके उसको ठंडा करते हैं। बेसिकली इसमें क्यों किया जाता है एनीलिंग प्रोसेस? तो धातु को मुलायम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, उसके साथ साथ उसकी मशीनबिलिटी के गुण को इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि उसकी मशीनिंग आसानी से की जा सके, तो इसलिए एनीलिंग की जाती है। नॉर्मलाइजिंग की बात की जाए कि नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है?
तो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, और जब उस पर मशीनिंग प्रक्रियाएं करते हैं तो उसमें कुछ स्ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, तो उस जो स्ट्रेस होते हैं, इंटरनल स्ट्रेस होते हैं, उसको रिलीव करने के लिए, प्रतिबल विकृति को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। नॉर्मलाइजिंग में कहां पर ठंडा किया जाता है, तो इसे रूम टेम्परेचर पर हम एयर में ही ठंडा करते हैं, एयर में, कमरे के तापमान में, वायु में हम इसको ठंडा किया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या पूछा गया है, द साइज ऑफ इंजीनियर्स वाइस इज स्पेसिफाइड बाई, जो इंजीनियर वाइस होती है उसका साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके कहने का मतलब जो वाइस है, वाइस का साइज हम कैसे लेते हैं, डायमीटर ऑफ हैंडल, विड्थ ऑफ द जा, गैप बिटवीन जा या लेंथ ऑफ द स्पिंडल। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जो वाइस का साइज लिया जाता है कहां से लिया जाता है, विड्थ ऑफ द जा की चौड़ाई से बेसिकली वाइस का साइज लिया जाता है। ठीक, वाइस को बेसिकली पूछा जाता है साधारणतः कितने ऊंचाई पर फिट किया जाता है, तो कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक या फिर 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वाइस को फिट किया जाता है। साइज कैसे लेते हैं, तो जा की चौड़ाई से लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि सब पैरेलल वाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो मूवेबल जा होते हैं वो फिक्स जा के पैरेलल मूव करते हैं, इसलिए इंजीनियर वाइस, या फिर इसे हम पैरेलल वाइस के नाम से जानते हैं, किसको, बेंच वाइस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया है स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर आर मेड ऑफ, स्क्राइबर किससे बने होते हैं, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। तो आपको क्लियर होना चाहिए स्क्राइबर किससे बने होते हैं, तो स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जिस प्रकार हम कागज पर लाइनें खींचने के लिए पेंसिल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जब हमें कोई ड्राइंग बनानी होती है तो मार्किंग करने की जरूरत पड़ती है, तो मार्किंग मीडिया लगाने के बाद हम जॉब पर लाइनें खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो स्क्राइबर किससे बने होते हैं, तो स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, 3 से 5 mm तक का मोटा तार होता है जिसका डायमीटर 6 इंच से 8 इंच तक लगभग होता है। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि मार्किंग के लिए जो इसका पॉइंट होता है कितने डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है, तो स्क्राइबर का पॉइंट 12 डिग्री से 15 डिग्री के एंगल पे ग्राइंड किया जाता है। मार्किंग करते समय जॉब और स्क्राइबर के मध्य का जब एंगल पूछा जाता है कि जिस जॉब पे हम मार्किंग कर रहे हैं उस पे और स्क्राइबर के मध्य का एंगल कितना होता है, तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री का एंगल यहाँ पर रखा जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा गया सरफेस गेज के बारे में। पृष्ठीय प्रमापी सरफेस गेज इजिए, सरफेस गेज क्या है, मार्किंग टूल, कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल या फिर क्लैंपिंग टूल। तो आपको क्लियर होना चाहिए सरफेस गेज क्या है, ये एक प्रकार का मार्किंग टूल है। ठीक, सरफेस गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग समांतर रेखा खींचने के लिए, या फिर जब हम, आपने देखा होगा लेथ मशीन पर फोरजाचक प्रयोग कर रहे होते हैं तो जाप को संकेंद्र में सेट करने के लिए, कंसंट्रेसिटी उसकी चेक करने के लिए, ठीक, इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बेसिकली पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। ऑप्शन दिया गया 5, 2.7, 7.8 या फिर 1। तो आपको क्लियर होना चाहिए कितना होता है माइल्ड स्टील का घनत्व, तो माइल्ड स्टील का घनत्व होता है 7.8। विशिष्ट घनत्व बेसिकली पूछा गया है कि माइल्ड स्टील का विशिष्ट घनत्व कितना होता है, तो 7.8 इसका होता है विशिष्ट घनत्व। अब विशिष्ट घनत्व क्या होता है, इसी को आपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। तो किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर पूछा जाता है कि विशिष्ट घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक अनुपात होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं 2.7 किसका होता है, 2.7 होता है एल्युमिनियम का विशिष्ट घनत्व। एक किसका होता है, तो एक होता है जल का विशिष्ट घनत्व, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बेसिकली पूछा गया फाइल के बारे में। कास्ट, रबर, चमड़ा आदि को रेतने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, द फाइल यूज फॉर फाइलिंग वुड, रबर, लेदर एटसेट्रा। तो क्या पूछा गया है, जब हमें वुड इस लकड़ी को, रबर को, लेदर को फाइलिंग करना होता है तो यहाँ पर कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है बास्टर्ड फाइल, डबल कट फाइल, रेस्ट कट फाइल या फिर सिंगल कट फाइल। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा सही हो जाएगा रेस्ट कट फाइल। क्या हो जाएगा, रेस्ट कट फाइल का प्रयोग किया जाता है वुड, रबर, लेदर इन सब की फाइलिंग के लिए।
जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है जो रेस्ट कट फाइल होती है इसका आकार कैसा होता है, तो ये हाफ राउंड आकार में अर्धगोलाकार में पाई जाती है, जिसके दांते क्या होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं, दांते उठे होते हैं व नुकीले होते हैं। लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इन सब की फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। बात की जाए बास्टर्ड फाइल का कि बास्टर्ड फाइल का प्रयोग कब करते हैं, तो सामान्यतः फाइलिंग कार्य में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है यही फाइल। डबल कट फाइल जो होती है ये किसके अनुसार होती है, तो अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार होती है। इसमें दांते विकर्ण के रूप में कटे होते हैं। अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए डबल कट फाइल प्रयोग की जाती है। और जो सिंगल कट फाइल होती है इसके दांते 60 डिग्री के कोण पर होते हैं। इसका प्रयोग एल्युमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज इन सब की फाइलिंग के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 11 नंबर है। इसमें क्या पूछा गया है, यदि एक पेज को M12 × 1.25 में अभिहित किया गया तो 1.25 क्या दर्शाता है। इफ ये थ्रेड इज डिजाइंड एज M12 × 1.25 then 1.25 डिजिनेट द diameter of the thread, pitch of the thread, angle of the thread या distance between crest and root of the thread। तो यहाँ पर M12 × 1.25 का मतलब समझा जाए तो 1.25 क्या दर्शाता है, ये पिच ऑफ द थ्रेड को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर M क्या है, तो M का मतलब हो गया मीट्रिक थ्रेड। 12 क्या है, तो उसका मेजर डायमीटर दिया गया है। और 1.25 क्या हो गया, तो उस थ्रेड की पिच हो गई कि इतने पिच की हमें थ्रेड इसमें काटनी है। तो आशा करते हैं ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कई बार M का मतलब पूछा जाता है तो M होता है मीट्रिक, 12 होता है उसका मेजर डायमीटर, 1.25 क्या होती है, तो पिच होती है थ्रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैचिंग पार्ट के बीच का अंतराल की जांच करने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा होता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट। दो मैचिंग पार्ट के बीच का अगर हमें गैप चेक करना है तो यहाँ पर कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, रेडियस गेज, फिलर गेज, फिलेट गेज या फिर ड्रिल गेज। तो आपको क्लियर होना चाहिए जहां पर हमें दो मैचिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करना होता है वहां पर प्रयोग किया जाता है फिलर गेज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो अन्य ऑप्शन दिए गए इसको देख लेते हैं। रेडियस गेज का प्रयोग कब करते हैं, तो जब हमें कभी उत्तल या फिर अवतल रेडियस में जो आपको बनाना होता है वहां पर मान लीजिए कोई इस प्रकार का जब यहाँ ऐसे इस प्रकार का रेडियस है तो इस रेडियस की जांच के लिए हम प्रयोग करते हैं, या फिर कोई अगर इंटरनल कहीं पर रेडियस बना हुआ है तो उसकी जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कहीं ऐसे रेडियस बनाया गया है तो इस प्रकार के जो रेडियस होते हैं इसको चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है और इसी को फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। ड्रिल गेज पूछा गया है तो ड्रिल को ग्राइंड करने के बाद उसका जो एंगल होता है लिप एंगल चेक करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक और पूछा जाता है कि वायर गेज का प्रयोग कब करते हैं, तो सीट की मोटाई नापने के लिए या फिर वायर का डायमीटर नापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक छिद्र के विवर्धन एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग ये होल इज नोन एज। एक होल को क्या करना है, फिनिश करना है, उसके साथ साथ थोड़ा सा उसे इनलार्ज करना है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया गया आपको, ऑप्शन सबसे पहला है काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रेमिंग या फिर स्पॉट फिशिंग। तो यहाँ से क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ से सही हो जाएगा सी ऑप्शन रेमिंग। कोई होल दिया गया है, होल बना हुआ है ऑलरेडी, इसको हमें क्या करना है, फिनिश करना है और थोड़ा सा इसको इनलार्ज करना है नाम मत। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस प्रयोग की जाती है, तो होती है रीमिंग। अदर ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं कि अदर ऑप्शन क्या है। काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग क्या होती है, तो काउंटर बोरिंग बेसिकली क्या होती है, किसी भी दिल के छिद्र को बोर टूल के द्वारा फिलिस्टर या फिर सॉकेट हेड स्क्रू के हेड को बैठाने के लिए होल को थोड़ी दूर तक बड़ा करना ही क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग कहलाता। मींस जो सॉकेट हेड स्क्रू होते हैं उसको बैठाने के लिए होल को थोड़ी दूर तक बेवल करने के लिए बड़ा करने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहलाती है। ठीक है, काउंटर बोर टूल में एक पायलट लगा होता है। कई बार पूछा जाता है कि पायलट का काम क्या होता है, तो पायलट क्या करता है, टूल को होल में गाइड करता है जिससे चिटचिटाहट वगैरह कम होती है। नेक्स्ट काउंटर सिंकिंग की बात की जाए तो काउंटर सिंकिंग क्या होती है, किसी ड्रिल किए गए सुराख को जो उसकी निचली सतह होती है उसको क्या करना, थोड़ा बेवल्ड करना ही काउंटर सिंकिंग कहलाता है। ठीक, तो स्पॉट फेसिंग क्या होती है, तो स्पॉट फेसिंग होती है किसी भी मींस होल के जो ऊपरी सरफेस होता है उसको फिनिश करना जिससे कि जो स्क्रू के हेड वगैरह है वाशर है वो सही से बैठ सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 14 नंबर पूछा गया है। बॉल पिन हैमर का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है।
द बॉल पिन हैमर इज जनरली यूज फॉर, ऑप्शन है वेल्डिंग, रिफ्टिंग, बेंडिंग या फिर रिमूव नेल के लिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा, रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हैमर की प्रयोग गेंद के समान गोलाकार होती है, बाल के समान होती है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है फॉर्मिंग के लिए, जब किसी भी मेटल को पीट कर हमें शेप देना होता है, या फिर ज्यादातर रिवेटिंग के लिए या पंच के साथ पंचिंग वगैरह करने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट हैमर होते हैं उसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक होता है इसमें स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर की जो पिन होती है वो हैंडल के क्या होती है, सीध में होती है, स्ट्रेट में होती है। स्ट्रेट पिन का हैमर बेसिकली नेकिंग के लिए किया जाता है, या फिर कहीं पर कोनों में कॉर्नर में अगर कोई वर्क होता है तो वहां पर स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का उपयोग पूछा जाता है, तो क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो धातु को एक दिशा में खींचकर बढ़ाने के लिए बेसिकली क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रवेदित छिद्र के अंत भाग को प्रवणन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बेबलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल इज नोन एज। अभी हमने जैसा कि ऊपर देखा था, अगर कोई होल ड्रिल किया जाए उसके एंड को हमें क्या करना है, बेबल करना है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रक्रिया हमारी काउंटर सिंकिंग कहलाती है। ठीक, अब अगर हमें ऊपरी सिरे को सॉकेट हेड स्क्रू बैठाने के लिए बड़ा करना है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे काउंटर बोरिंग कहते हैं। होल को फिनिश करना है, थोड़ा सा इनलार्ज करना है तो रीमिंग कहलाती है। और स्पॉट फिनिशिंग क्या होती है, तो ड्रिलिंग के बाद ऊपरी सतह को समतल बनाने की प्रक्रिया, जिससे कि जो बोल्ट का हेड है वाशर है आसानी से बैठ सके, तो उसके लिए स्पॉट फिनिशिंग प्रक्रिया की जाती है। कई बार काउंटर सिंकिंग के एंगल के बारे में पूछा जाता है कि बेसिकली एंगल कब कब कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो पूछा जाता है काउंटर सिंक रिवेट हेड के लिए एंगल कितना होता है, तो 75 डिग्री प्रयोग किया जाता है। फिर सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए कितना होता है, तो सेल्फ टैपिंग स्क्रू की बात की जाए तो उसके लिए एंगल होता है 80 डिग्री। फिर काउंटर संक अगर होल है उसमें रेसे को दूर करने के लिए, बर को दूर करने के लिए एंगल कितना होता है काउंटर सिंक का, होल से डीबरिंग के लिए तो 90 डिग्री होता है। उसके बाद एक और कंडीशन पूछा जाता है कि थ्रेड कटिंग के लिए और फिर अन्य मशीनिंग होल के चैम्फरिंग सिरे को थोड़ा सा बेबल करने के लिए एंगल कितना होता है, तो वहां पर एंगल 120 डिग्री होता है। ये काउंटर सिंक के एंगल है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट फॉर बोल्ट हेड टू ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल। एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के बैठाने के लिए सपाट शीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, क्या कहलाती है, स्पॉट फेसिंग कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही औजार से प्रवेदन और काउंटर सिंकिंग के संयुक्त प्रचालन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विथ वन टूल इज नोन एज। एक ही टूल के द्वारा ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों प्रक्रियाएं की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया सेंटर ड्रिलिंग, गैंग ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग। तो यहां से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, सेंटर ड्रिलिंग। बेसिकली सेंटर ड्रिल को हम कॉम्बिनेशन ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, काउंटर सिंकिंग और ड्रिलिंग की दोनों प्रक्रियाएं एक साथ किसी होल में की जाती हैं। जो सेंटर ड्रिल होता है हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील का ज्यादा से ज्यादा बनाया जाता है। इसके जो आगे वाला पॉइंट होता है वो 120 डिग्री का होता है और इसके पीछे वाला पॉइंट 60 डिग्री के एंगल में बनाया जाता है। तो जब कभी काउंटर सिंकिंग और उसके साथ साथ ड्रिलिंग की प्रक्रिया एक साथ करनी हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सेंटर ड्रिल का प्रयोग करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 18 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण है, एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एब्रेसिव। यहाँ पर पूछा गया है, ग्राइंडिंग से क्वेश्चन है कि नेचुरल एब्रेसिव निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन दिए गए, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, कोरंडम या फिर कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो कोरंडम है ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल एब्रेसिव, प्राकृतिक एब्रेसिव जिसे खानों से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक एब्रेसिव के कुछ और उदाहरण होते हैं, कोरंडम हो गया, उसके साथ साथ एमरी हो गया या डायमंड हो गया। तो ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब प्राकृतिक एब्रेसिव के उदाहरण होते हैं। नेचुरल आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आपके आ जाते हैं, सबसे पहला आता है उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर उसमें आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड और उसके साथ साथ बोरान कार्बाइड। तो ये सभी कृत्रिम अपघर्षक होते हैं या फिर आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं। नेचुरल में आ गया डायमंड, कोरंडम, एमरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 19 नंबर पूछा गया है, गैस वेल्डिंग नोजल किससे बने होते हैं। गैस वेल्डिंग नोजल आर मेड ऑफ, तो जो भी नोजल वगैरह होते हैं किससे बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉपर के बनाए जाते हैं, तांबे के गैस वेल्डिंग के नोजल बनाए जाते हैं। गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो C2H2 एसिटिलीन प्रयोग की जाती है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस प्रयोग की जाती है। ठीक, तो C2H2 का फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है C2H2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन, मृद इस्पात का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का गलनांक पूछा गया कि कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 1500 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, या फिर 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 3000 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस माइल्ड स्टील का गलनांक होता है। अब इसके साथ साथ कुछ और धातुओं के गलनांक पूछे जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का गलनांक पूछा जाता है तो 658 या 660 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। कॉपर का पूछा जाता है Cu का, तो कॉपर का गलनांक 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ साथ जिंक का पूछा जाए जर्डियन का, तो 420 डिग्री सेल्सियस। टिन का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो कुछ पदार्थ हैं जिनके, कुछ धातु हैं जिनके बेसिकली गलनांक पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ बेड सामान्यतः बने होते हैं। लेथ बेड आर यूजुअली मेड ऑफ, लेथ बेड बेसिकली किसके बनाए जाते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। लेथ बेड जितने भी होते हैं किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो दबाव शक्ति होती है, दबाव को सहन करने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जितने भी लेथ बेड वगैरह होते हैं मशीनों के, किसी भी मशीन के बेड है वो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेथ के बेड होते हैं उनको हार्डन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो होती है फ्लेम हार्डनिंग। लेथ बेड को हार्ड करने के लिए फ्लेम हार्डनिंग की विधि अपनाई जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 22 नंबर का है। यहाँ पर पूछा गया है कि डेड सेंटर इन लेथ सेंटर फिक्स्ड इन, पूर्ण सेंटर जिसे डेड सेंटर के नाम से जानते हैं, लेथ का वह केंद्र होता है जिसे हम कहाँ फिक्स करते हैं, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज या फिर सैडल में। तो डेड सेंटर को कहाँ फिक्स किया जाता है, डेड सेंटर को टेल स्टॉक में फिक्स किया जाता है। ये क्या करता है, ये अपने स्थान पर फिक्स होता है, जो आपके साथ रोटेट नहीं करता, इसीलिए डेड सेंटर इसे कहा जाता है। ठीक, मृत सेंटर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया हेड स्टॉक में, तो हेड स्टॉक में कौन सा सेंटर फिक्स होता है, वो लाइव सेंटर फिक्स होता है, जो आपके साथ क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, इसीलिए लाइव सेंटर इसे कहते हैं। हेड स्टॉक किस सिरे पर स्थित होता है, कई बार पूछा जाता है, तो ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड पे होता है, टेल स्टॉक राइट हैंड पे होता है, और जो कैरिज होती है इन दोनों के मिडिल में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों की संस्तुति की गई है। दीज आर द ग्रेड फाइल रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पे कुछ फाइल के ग्रेड दिए गए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, रफ से लेकर के फिनिशिंग की तरफ आपको उसे अरेंज करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सबसे पहले रफ आता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार, रफ के बाद फिर बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ और फिर डेड स्मूथ फाइल आती है। रफ फाइल होती है बेसिकली मुलायम धातु के लिए, रफ कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। बास्टर्ड फाइल सामान्यतः फाइलिंग कार्य में प्रयोग की जाती है। सेकेंड कट फाइल कठोर धातुओं के लिए या फिर धातु को फिनिशिंग के निकट लाने के लिए सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्मूथ फाइल का प्रयोग जो आपको फिनिशिंग करने तथा बहुत कम मात्रा में धातु को हटाने के लिए करते हैं। और डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग अत्यधिक फिनिशिंग के लिए, फाइनल फिनिशिंग के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 24 नंबर, निम्नलिखित में से साक्ष्यांकन करने के लिए उपयुक्त पंचचित्र का चयन करें। सेलेक्ट द पंच यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग। विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 60 डिग्री प्रिक पंच, 30 डिग्री प्रिक पंच, सेंटर पंच या फिर 90 डिग्री सेंटर पंच। तो यहाँ पर विटनेस मार्क अंकित करना है, तो इसके लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाएगा, आपको क्लियर होना चाहिए, 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, तो 60 डिग्री प्रिक पंच को ही डॉट पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक, जब कभी विटनेस मार्क की बात की साक्षी चिन्हों के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य ऑप्शन को क्लियर करते हैं। 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग कब करते हैं, जो हमें बहुत हल्की मार्किंग करनी होती है, बहुत लाइट मार्किंग करनी होती है,
बेसिकली कहा जाएगा डिवाइडर के हेड को बैठाने के लिए या फिर शीट मेटल के कार्यों में कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, वहां पर 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग करने से पहले ड्रिल को बैठाने के लिए, बेसिकली निशान लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो ये डॉट होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है थोड़ी अधिक होती है और इसकी गहराई थोड़ी कम होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया 25 नंबर। क्रॉस कट चीजल आर यूज्ड फॉर, जो क्रॉस कट चीजल होती है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है वर्किंग ऑन लार्ज प्लेट सरफेस, सेकंड चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ कास्टिंग, थर्ड चिपिंग एक्सेस मेटल ऑफ बेल्ट जॉइंट, फोर्थ कटिंग की बेस। तो आपको क्लियर होना चाहिए 25 नंबर का क्या सही हो जाए, कटिंग की बेस। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कब किया जाता है, तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग की बे स्लॉट काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है क्रॉस कट चीजल का, इसे कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर चीजल के बारे में बात की जाए, जो फ्लैट चीजल होती है उसका प्रयोग साधारण कार्यों में करते हैं, चिपिंग, बेल्ट कास्टिंग वगैरह में प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का क्लियर कर दे, कटिंग के बेस स्लॉट काटने के लिए करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल पूछी जाती है तो किनारों को चौरस बनाने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेब चीजल के बारे में, कि वेब चीजल का प्रयोग कब करते हैं, तो चैन ड्रिलिंग के बाद। मान लीजिए यहाँ पर हमने चैन ड्रिलिंग कर ली, अब चैन ड्रिलिंग के बाद इनके बीच का जो मटेरियल बच जाता है इसको रिमूव करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है आयल ग्रुप बनाने के लिए। ठीक, आयल ग्रुप या फिर बेयरिंग में ग्रुप काटने के लिए, बेयरिंग में आयल ग्रुप बनाने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है हाफ राउंड चीजल का। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया 25 क्वेश्चन को। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 के आगे के क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।